हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स में आज 15 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं पहले उन्हें जान लेंगे और फिर कुछ आर्टिकल्स पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हमारे वाईपीए का जो पीडीएफ मटेरियल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो काइंडली ज्वाइन आवर चैनल और यूट्यूब पे जाके चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम पेपर वाइज देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लिए आर्टिकल्स आज इम्पोर्टेंट हैं। तो एम्पावरिंग वुमेन इन स्टेम, ये एक अच्छा आर्टिकल आया है कि कैसे जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डाउरी डेथ्स इन इंडिया, ये रिकॉर्ड्स हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 से 2022 तक जो भी ट्रेंड रहा है। इसके अलावा वैक्सीन अलायंस इम्पैक्ट, इसे देखेंगे। गावी एक अलायंस है जिसकी जो बना था 2000 में और उसकी मदद से वैक्सीनेशन किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज में, और ये पाया गया है कि लाखों की संख्या में जो डेथ रेट है उनमें गिरावट आई है। इसके अलावा जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये एक नया ये एक ट्रीटमेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज और ओबिसिटी के लिए यूज होता है। तो इसका डिटेल में आर्टिकल निकला है कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट उसे हम देखेंगे। फिर कर्नाटका शक्ति स्कीम लॉन्च, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें पेपर 3 की, तो एक्सरसाइज तलिस्मान सैब्रे 2023 ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। और इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है जून में। लगातार इन्फ्लेशन में पिछले 77 जो वीक्स रहे हैं, 77 वीक्स उनमें। और इसके अलावा एफजीडी रिलैक्सेशन से लेके एक आर्टिकल निकला है कि मिनिस्ट्री ने जस्टिफाई किया है ये एफजीडी जो कि थर्मल प्लांट्स पे लगते थे, जिनसे कि माना जाता था कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में गिरावट होगी, तो इसे हम देखेंगे। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का बन रहा है स्ट्रक्चर, वो मुंबई में बन रहा है। मुंबई अहमदाबाद लिंक। तो वहां पे उम्मीद है कि 26-27 तक ये नेटवर्क बन जाएगा और इसमें जो न्यू जनरेशन की शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन है उनका यूज होगा। फिर इसके अलावा ग्रासलैंड बर्ड डाइवर्सिटी इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की न्यूज में देख ले तो रोल ऑफ अमीनो एसिड्स इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिटर्न्स फ्रॉम आईएसएस अब्रॉड। हमारे ये एस्ट्रोनॉट्स गए थे 15 जून को, और अब आज उम्मीद है कि 3 बजे तक ये वापस आ जाएंगे लोग अर्थ पे। 22 घंटे की इनकी जर्नी है, रिटर्न की जर्नी, और कल ये लोग वहां से रवाना हो चुके हैं। और इसके अलावा एफर्ट टू रिसरेक्ट द एक्सटिंक्ट मोआ बर्ड, ये क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इसे हम देखेंगे। फिर स्पोर्ट्स की अगर बात कर ले तो अनाहत सिंह परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, और फौजा सिंह एक मैराथन रनर थे जो कि जिनका 114 वर्ष की आयु में जो है वो देहांत हो गया है। तो ये सारी न्यूज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा, आज 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनता है, 15 जुलाई को। और अगर हम इस बार के वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का थीम देख लें तो वो है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। तो ये इसकी थीम है इस बार की। तो इस पे एक आर्टिकल निकला है कि कैसे हर साल यूथ डे पे देखा जाता है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए यंगस्टर्स का, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें गिरावट आए और एक डिसेंट वर्क जो है वो अ, मिले। और अगर इंडिया की बात कर लें तो स्टेम के क्षेत्र में, स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स।
तो इसमें बताया गया है स्टडी में कि कैसे वुमेन से रिलेटेड गैप है, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड। और बताया गया कि इस टाइम ग्रेजुएट्स तो हैं इंडिया में काफी, अराउंड 43% ग्रेजुएट्स आर वुमेन इन इंडिया। जो कि मेजर इकोनॉमीज की बात करें ग्लोबली तो काफी ज्यादा है। लेकिन जो वर्क फोर्स है फीमेल का, वो सिर्फ और सिर्फ 27% है। तो यानी कि उनके करियर में करियर अपॉर्चुनिटीज में किसी ना किसी तरह की लिमिटेशंस हैं। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट एफर्ट्स के थ्रू हम जो ये सारे क्षेत्र हैं उनमें जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड एक एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसे कि रिलीज करता है मैकिंगे ग्लोबल इंस्टीट्यूट। इनके मुताबिक 68 मिलियन वुमेन जो हैं, अगर उनका पार्टिसिपेशन प्रॉपर तरीके से हो तो जो इंडिया की जीडीपी है वो काफी बढ़ सकती है। और अपने 21 की रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि 25 तक अगर इतना वर्कफोर्स इंक्लूड हो जाए तो $700 बिलियन तक जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है। तो जरूरी है कि इन सारे क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। और इंडिया की बात कर ले तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम है टू इम्प्रूव रिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन स्टेम। कि इन सभी क्षेत्रों में, कि साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा उनको एजुकेशन मिले और उसमें वो वर्क करें ताकि आगे हमारा एक बेहतर वर्क फोर्स जो है वो तैयार हो सके। तो इसके लिए जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रोविजंस है। और गवर्नमेंट जो है वो जेंडर बजट के थ्रू भी जो महिलाओं के लिए जो बजट होता है टोटल नेशनल बजट का, उसको बढ़ाया है इस बार। और 2026 की बात कर ले तो पिछले साल के कंपैरिजन में 24-25 में अ, उस टाइम पे 6.8% था और 26 के लिए 8.8% तक इसको एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है ताकि जेंडर स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स है उनमें खर्चा किया जा सके। तो अब वही है कि कैसे जो है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और तभी हमारी जो जीडीपी है वो और भी बेहतर तरीके से ग्रो करेगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में अगर हम देख लें तो डाउरी डेथ से रिलेटेड इसमें रिपोर्ट्स में बताया गया है फाइंडिंग्स। नेशनल रिकॉर्ड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की फाइंडिंग्स है जिसमें बताया गया है कि 2017 से लेके 2022 तक के बीच में 7,000 डाउरी से रिलेटेड डेथ्स जो है वो रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो यही दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन काफी स्लो रेट से होता है और जो कन्विक्शंस है वो बहुत ही कम है। 2022 की बताया गई है कि करीब 3,000 जो डाउरी डेथ्स हुई हैं उनमें जो है वो अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन ही हो रहा है। और 67% जो केसेस हैं वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं फॉर ओवर 6 मंथ्स। और जो कन्विक्शन रेट है, जो कि सजा देने का है, वो और भी कम है। और हर साल अगर 7,000 तक केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ 100 ही केसेस में हो पा रहा है। और 90% जो है केसेस जो है वो अभी वेरियस स्टेजेस में जो है वो पेंडिंग रहती है। तो ये एक काफी चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि अभी भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी जो डाउरी से रिलेटेड डेथ्स है उनमें कमी नहीं आ रही है। और अगर हम स्टेट वाइज रिपोर्ट में देखें तो 60% जो डाउरी रिलेटेड मर्डर्स हुए हैं वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये सारे स्टेट्स मिलके 80% डाउरी डेथ केसेस जो है यहाँ पे पाए गए हैं 2017 से लेके 2022 तक के रिपोर्ट के मुताबिक। और सिटीज के डाटा का बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स हुई है जिनका 30% तक लगभग। और उसके बाद कानपुर, बेंगलुरु, पटना और लखनऊ है। और तो ये काफी दुखद है कि अभी भी इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और सजा जो है वो उपयुक्त नहीं दी जा सकती है।
डाउरी की अगर बात कर लें तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बना, फिर इसे अमेंडमेंट भी किया गया इसका 1984 में। जो पेनल्टीज थी उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया कि जो लूप होल्स हैं उन पे काम हो सके। लेकिन अभी भी ये एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। और अगर हम ये देख लें तो ये वुमेन से रिलेटेड इश्यूज में आप इम्पोर्टेंट है। आप वुमेन से रिलेटेड एसेज में इनका यूज कर सकते हैं इन सारे डाटा का, और मेंस आंसर राइटिंग में भी इनको यूज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, वैक्सीन अलायंस इम्पैक्ट। एक न्यू स्टडी हुई है जिसमें कि बताया गया है गावी गावी एक वैक्सीन अलायंस है जिसने कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है डेथ्स को रोकने में। और वैक्सीन के कमी की वजह से जो आउटब्रेक्स होते थे मिडिल और लो इनकम कंट्रीज में, वहां पे स्पेशली इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और 2000 के बाद से 3,27,000 से भी ज्यादा डेथ्स जो है वो उनको रोकने में हेल्प मिली है। गावी क्या है? गावी एक वैक्सीन अलायंस है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना था 2000 में। और इसका जो एम था वो था टू इम्प्रूव एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी। और बहुत सारी संस्थाओं ने इनको मिलके बनाया है। और इनका इनका जो मिशन है वो है टू सेव चिल्ड्रन लाइफ, बच्चों की जिंदगी बचाना और लोगों को के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ज्यादा से ज्यादा जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पे इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना। तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है और इसकी वजह से काफी जो है वो हेल्प मिला है इम्यूनाइजेशन को सुधारने में, स्पेशली इन पुअर कंट्रीज। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये आजकल काफी न्यूज में आया गया है। जीएलपी क्या होता है? जीएलपी ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये एक प्रकार की दवाइयां हैं जिनका यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए। और ये मिमिक करती है, मतलब कि एक नेचुरल हार्मोन होता है जिसको जो होता है GLP-1 हार्मोन। और ये जब हम खाना खाते हैं तब हमारे गट में रिलीज होता है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से जो है वो डायबिटीज होता है और प्रॉपर तरीके से सिस्टम कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ओबेसिटी की भी समस्या बढ़ती है। तो इसी पे काफी सालों तक वर्क हुआ और मेडिकेशंस डेवलप की गई, और ये अभी 20 सालों से जो है ये काम में आ रही है ये दवाइयाँ। इनसे रिलेटेड आर्टिकल निकला है कि क्या इनका वर्क है। और लोते जेरेक नत्सन, ये एक डेनिश साइंटिस्ट है जिन्होंने को इन्वेंट किया फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और जिससे जो है वो टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में काफी हेल्प मिली। इन्होंने जोएल हबेनर और स्वेतलाना मुजोव के साथ जो है इन्हें लैस्कर दी बेके क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड मिला गया है इनकी डिस्कवरी के लिए और GLP-1 बेस्ड ड्रग्स बनाने के लिए। और इनका जो हाल फिलहाल के दौर में पिछले 10 सालों में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में काफी यूज हो रहा है, और इन्होंने एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस सेक्टर को। GLP-1 एक इंक्रेटिंग हार्मोन है और एक न्यूरोट्रांसमीटर है सिक्रीटेड फ्रॉम द गट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाइंड ब्रेन आफ्टर मील। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो छोटी आंत होती है और जो हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है उससे जो है ये रिलीज होता है हार्मोन। और ये पैंक्रियाज में जाता है और वहां पे जाके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन का मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकेगॉन को कम करता है, जिसे कि इंक्रेटिन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ये किससे रिलेटेड ड्रग है, डायबिटीज और ओबेसिटी से रिलेटेड। और इस ये जो इफेक्ट है इज ब्लड ग्लूकोज डिपेंडेंट, वर्किंग ओनली व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर एलिवेटेड। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तभी ये जो है ये काम करता है। और जो GLP-1 है ये ब्रेन सेंटर्स को भी, जो ब्रेन सेंटर जो हंगर को कंट्रोल करते हैं, सैटिस्फैक्शन मतलब जो सेटिस्फैक्शन को कि हाँ इंसान को लगे कि अब हम ये भूख नहीं है, तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं।
तो कि अब आपको नहीं खाना खाना है। और ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इससे जो है इनका इफेक्ट जो है वो होता है, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड ग्लूकोज को और बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो इन्हीं इसी से रिलेटेड ड्रग्स जो है वो इन्होंने बनाई थी, और उनके लिए इनको प्राइस जो है वो मिला है। तो GLP-1 जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे खाना खाने के बाद से। इनका यूज करके रिसर्चर्स ने जो है वो दवाइयां बनाई, और जिसका कि टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए यूज होता है। और ये जो रिसर्चर्स हैं अब ये भी स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये जो GLP है इसका एल्जाइमर्स डिजीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, कि जैसे ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो क्या इसका कोई रोल एल्जाइमर्स में भी होता है। तो आगे अब इस पे रिसर्चेस होगी, और फिर हमें देखना होगा कि क्या फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। और फिलहाल की अगर हम बात कर ले तो सीमेग्लूटाइड ये एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिकेशन है, जिसका यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए। तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन पे कई बार पूछा जा चुका है कि ये इंसुलिन क्या है। एक हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियास में प्रोड्यूस होता है, और ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। सिमिलरली ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है पेंक्रियास में, जो कि दैट रेड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाने का काम करता है। फिर एक स्कीम है कर्नाटका की, कर्नाटका शक्ति स्कीम। इसे लॉन्च किया गया है वहां के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम के द्वारा। और जो शक्ति स्कीम है ये उन 5 गारंटियों में से है जिन्हें कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है कर्नाटका असेंबली इलेक्शन से पहले गारंटी किया था। और इसके तहत फ्री ट्रेवल वुमेन्स को अलाउ किया गया है नॉन लग्जरी गवर्नमेंट बसेस में विद इन द स्टेट। और इससे माना जा रहा है कि मिलियंस ऑफ जो वुमेन है उनको बेनिफिट मिलेगा, और उनका जो ट्रेवल का खर्चा है उसमें भी काफी कमी आएगी। तो ये अगर स्कीम का नाम पूछ दे कि किस स्टेट का स्कीम है, तो ये कर्नाटका का स्कीम है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेंस पेपर 3 से रिलेटेड। एक एक्सरसाइज होती है ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में, होती है बाईएनियल एक्सरसाइज है, ये हर 2 साल पे होती है। इसका नाम है तलिस्मान साब्रे। तो ये तलिस्मान साब्रे 2023 ये लार्जेस्ट वॉर फाइटिंग ड्रिल्स हैं एवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और ये भी चल रही है 3 सप्ताह तक ये चलेंगी। और इसमें चाइनीज सर्विलांस शिप्स की भी उम्मीद की जा रही है कि वो आ रहेंगी। और ये शॉल वाटर बे ट्रेनिंग एरिया, जो कि क्वींसलैंड में है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे चल रही है। और वहां पे एक मिसाइल भी लॉन्च किया गया है फ्रॉम M14 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स। ये यूएस का जो है ये आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। और 2005 से ये जॉइंट एक्सरसाइज इनका होता चला आ रहा है। और अगर हम इस साल की बात कर लें तो अभी इसमें जो एक्सरसाइज हो रही है इसमें 35,000 मिलिट्री पर्सनल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब 19 कंट्रियां हैं, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये सब इसमें भाग ले रही हैं। और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये जो इवेंट है ये पापुआ न्यू गिनी में भी होगा। तो जो तालिस्मान साबरे हैं उनकी एक्टिविटीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी किसी और भी कंट्री में होंगी। फिर GS पेपर 3 से रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है कि लगातार जो है वो इन्फ्लेशन में कमी आई है। 77 महीने के लो पे पहुंच गया है रिटेल इन्फ्लेशन 2.1%। और साथ ही साथ जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है 20 महीने के बाद से। और बताया जा रहा है कि जो फूड प्राइसेस हैं उनकी कमी उनमें
गिरावट आई है, इसी की वजह से दोनों में जो है वो कमी दर्ज की गई है। और क्रूड जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें भी कमी आई है, उसका भी इस पे जो होल सेल इन्फ्लेशन हुआ होता है उस पे इफेक्ट पड़ा है। सीपीआई की बात कर ले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और डब्ल्यूपीआई रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है। और ये जो गिरावट दर्ज की गई है दोनों में ही, इसमें और भी सेक्टर्स ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फूड के अलावा फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी ऑफ सीपीआई की अगर बात करें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कमी हुई है प्राइसेस में। और आरबीआई का काम है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी फॉर्मुलेट करती है उसका काम करती है आरबीआई। और अगर हम सीपीआई की बात करें तो इसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंज्यूमर्स की कितनी है। और इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर लें तो ग्लोबल कम्योडिटी प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, डोमेस्टिक सप्लाई चेन डायनेमिक्स क्या है, इन सब का प्रभाव जो है वो इन्फ्लेशन में पड़ता है। और इन्फ्लेशन की अगर बात कर लें तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, कितनी जो है वो महंगाई देखने को मिलती है। एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अपना इन्होंने एक डिसीजन लिया है जिसमें इन्होंने अ, जो मेजॉरिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स। और इसके चलते थोड़ा सा विवाद भी हो रहा है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनका कहना है कि आ, ये पहले 2015 में मिनिस्ट्री ने इसको मैंडेटरी किया था कि जो भी थर्मल प्लांट्स है वहां पे इन यूनिट्स को लगाना जरूरी है। और लेकिन पाया गया कि जो कंप्लायंस था वो काफी कम था और सिर्फ 8% जो इंडिया के कोल प्लांट्स है वहां पे इस तरह की यूनिट्स लगाई गए। अगर हम एफजीडीज की बात कर लें तो एफजीडी का मतलब होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। और ये टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनका यूज किया जाता है टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट जो कि फॉसिल का फ्यूज का यूज करते हैं, तो उनमें इनको इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम किया जाता है। तो 2015 में ये मैंडेटरी था, फिर अभी गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी हटा दिया है। और जो अभी जो नई पॉलिसी है इसके अंतर्गत सिर्फ बड़ी बड़ी जो शहर हैं, मेजर जो सिटीज है, अ, उनके सिर्फ 22% जो प्लांट्स है और ऐसी सिटीज जो पुअर एयर क्वालिटी जोन में है उन्हीं को जो है ये यूनिट्स अब लगाने होंगे। तो मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है इंडियाज डिक्लाइनिंग एम्बिएंट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स, कि इंडिया में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें उसके जो निकलते हैं उसमें जो है वो इमिशंस में गिरावट हुई है। और इनका जो इम्पैक्ट है वो भी काफी कम पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है। लेकिन वही है कि इस पे विवाद है कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो एम है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, क्लाइमेट चेंज को कम करने का, उस पे इफेक्ट इसका पड़ सकता है। तो अब ये नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। फिर अगर हम बात कर ले तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट जनरेशन जापानीज बुलेट ट्रेन्स E10 शिनकानसेन ये इंडिया और जापान में एक साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहा है, तो उसमें ये लॉन्च होंगी ट्रेन्स। और
ये जापान और इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, जिसके तहत जापानीज गवर्नमेंट ने एग्री किया टू इंट्रोड्यूस E10 शिंकानसेन ट्रेन फॉर द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। और दोनों ही जगह एक साथ ये आएगा। शिंकानसेन की अगर बात कर लें, या उनको बुलेट ट्रेन कहा जाता है, और ये अपनी हाई स्पीड के लिए जानी जाती है, और ये काफी सेफ होती है। और जो सबसे पहली शिंकानसेन लाइन थी वो चली थी तोकायदो, और तोकायदो शिंकानसेन थी, जो कि 1964 में स्टार्ट हुई थी और टोक्यो और ओसाका को कनेक्ट करती थी। ये अपनी पंक्चुअलिटी, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। और इंडिया में अब इनका इंट्रोडक्शन होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन रहा है, तो उस रेल लाइन पे जो है ये शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से चलने वाली बुलेट ट्रेन्स चलेंगी। और गवर्नमेंट का कहना है कि 26-27 तक उम्मीद है कि ये इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज की में एक साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रोल ऑफ अमीनो एसिड्स इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। एक अमीनो एसिड होता है जिसका की नाम होता है सिस्टीन। तो अभी रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है कि सिस्टीन की अगर जो है वो कमी की जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो वेट पे इफेक्ट पड़ता है। सिस्टीन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। इसको चूहे पे रिसर्च हुई, और जब इसको रिमूव कर दिया गया उनके डाइट से, तो पाया गया कि 30% जो है बॉडी वेट लॉस हुआ एक हफ्ते के अंदर। अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये प्रोटीन का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है। प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं, हमारी बॉडी उसको लेती है, कंज्यूम करती है, फिर डाइजेशन होता है, फिर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, और उनको तोड़ा जाता है, वे वो कन्वर्ट होते हैं। और अमीनो एसिड्स की टू कैटेगरीज हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें कि हमें अपने डाइट में लेना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, बॉडी उनका खुद से जो है वो प्रोडक्शन करता है। तो ये इसमें सिस्टीन से रिलेटेड फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है कि कैसे सिस्टीन का जो है यूज वेट लॉस के वेट लॉस में किया जाता है। मेथियोनिन और सिस्टीन जो है ये दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं, जो कि प्रोटीन के फोल्डिंग और फंक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टडीज में पाया गया है कि छोटा अमाउंट ऑफ मेथियोनिन एंड सिस्टीन जो है वो वेट लॉस पे इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, ह्यूमंस पे भी, और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। फिर आईएसएस में इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए हैं मिशन पे, एक्सियम मिशन के थ्रू। और वहां पे जो रिसर्चर्स हुई हैं उसमें काफी सारे और इंस्टीट्यूट ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ से जो है वो कई वैरायटीज गई थी, जैसे कि बीज गई थी, सीड्स ऑफ ज्योति एंड उमा राइस वैरायटी, राइस की वैरायटी, हॉर्स ग्राम की वैरायटी, टोमेटो, सीसम तिल, इस एग प्लांट, इन्हें भेजा गया था मिशन में। और ये जो जिस प्रोग्राम के तहत भेजा गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम है क्रॉप सीड्स और आईएसएस प्रोजेक्ट। और और भी जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी मदद से ये प्रोजेक्ट जो है वो चला है। कई सारी एजेंसीज के साथ जो है वो एमओयू साइन हुआ था। तो क्या ये जो सीड्स हैं, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कैसे वहां पे इनको ग्रो कराया जाता है, इनका मकसद यही है कि ये देखना कि जो वहां पे स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं है वहां पे, हवा, सारी चीजें हवा में उड़ती रहती है, तो वहां पे किस तरह से ये ग्रोथ करती है। क्योंकि जो एम है वो यही है कि ह्यूमंस को एस्टेब्लिश करना है स्पेस में। कि जो भी रिसर्चर्स हैं इनका यही एम है कि क्या हम वहां पे किस तरह से ग्रो करें, जो भी सीड्स, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं। और ये भी देखना होगा कि वहां के जो जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में क्या
जो प्लांट्स होते हैं उनका कुछ जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है या कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये है, तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है द क्रॉप सीड्स ऑन आईएसएस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम मिशन पूरा काफी न्यूज में रहा है। और अब आज अगर 15 जुलाई की हम बात कर ले तो रिटर्न है इनका। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं चार जो गए थे इनके साथ, ये लोग आज वापस आ जाएंगे 3 बजे तक। और रिटर्न की इनकी जो जर्नी है वो करीब 22.5 घंटे की रही है। और इनके साथ साथ पेगी बिटसन, मिशन स्पेशलिस्ट स्लोवोस यूजडांस्की पोलैंड के, और साथ ही तिबोर कापू ऑफ हंगरी, ये चार लोग आज वापस आएंगे। फिर एक बर्ड है मोआ बर्ड, उसके से रिलेटेड एक न्यूज है। ये जो मोआ बर्ड है ये ऑस्ट्रिच की तरह की एक बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड, जो कि 4,000 साल पहले न्यूजीलैंड में पाई जाती थी और 600 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गई। इनकी बहुत ज्यादा हंटिंग हुई इसकी वजह से। तो न्यूजीलैंड में अभी भी जो है वो काफी सारा कलेक्शन लोगों के पास है। और वहां पे प्राइवेट कलेक्शन लोग रखते हैं इनकी हड्डियों का। और तो एक फिल्म मेकर, इनका नाम है पीटर जैक्सन, ये काम इनके पास बहुत ही ज्यादा संख्या में जो है वो इनके बोन्स हैं। इन्होंने कोलोसल बायोसाइंसेस के द्वारा के साथ पार्टनरशिप किया है। और इनका कहना है कि ये जो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई है वापस से इनको लाने के लिए ये काम करेंगे इनके साथ मिलके, क्योंकि ये जो कोलोसल बायोसाइंसेस हैं, इसके पहले इन्होंने डायर वुल्फ की एक प्रजाति जो कि पहले विलुप्त हो चुकी थी, उसे भी वापस से जो है वो लाने का काम किया, उसके डीएनए वगैरह पे काम किया। और अभी के जो ग्रे वुल्व्स होते हैं उनके साथ जो उनके जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उनको कंपेयर किया, और अभी क्रिएट करने में इनको सक्सेस मिल चुकी है। तो जो ऐसी प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वापस से उनको लाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे हम लोग जुरासिक पार्क में देखे थे कि डीएनए को खोज के और डायनासोर्स को डेवलप किया गया, वैसे ही जो चीजें गायब हो चुकी हैं जैसे बोली मैमोथ है, टस्मेनियन टाइगर है, और ये डायर वुल्फ है, मोआ बर्ड है, तो इन सबको वापस लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और इसमें ये जो कोलोसल बायोसाइंसेस है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसका जो फाउंडेशन है उस बेन लॉयम और जॉर्ज चर्च के द्वारा किया गया है। तो इनका टी एक्सटेंशन एफर्ट्स में काफी ये काम कर रहे हैं जेनेटिक टेक्नोलॉजीज का यूज करके। स्पोर्ट्स न्यूज देख लें तो अनाहत सिंह से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था। इस ये एक 17 ईयर इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। और इन्होंने काफी सारी टाइटल्स जीती हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे, स्पोर्ट्स एक्चुअली दे देता है कि स्पोर्ट्स और प्लेयर का नाम कि ये प्ले कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अनाहत सिंह अगर नाम है तो याद रखिए कि ये स्क्वैश प्लेयर हैं। फिर नेक्स्ट फौजा सिंह, ये 100 साल से ज्यादा के मैराथन रनर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और इसी बार अप्रैल को ये 114 साल के हुए थे। तो एक्सीडेंट हो गया इनका पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में और इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें टर्बनेट टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में काफी सारे मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ इन्होंने एडिडास के कैंपेन इम्पॉसिबल इज नथिंग, तो इसका ये चेहरा बने थे। और तो ये इनकी सारी एकम्प्लिशमेंट्स थी, इनका जो है वो स्वर्गवास हो चुका है। तो आज 15 जुलाई से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन थी। और पीडीएफ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, और जो बाकी न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।